हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जो कि आज यानी कि 30 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया हूँ और मूवी के बारे में बहुत बातें करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, जो कि मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स नहीं देखी होगी, तो मैं इस वीडियो में इस मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके मूवी देखने का मजा खराब करे। हाँ, मैं उन कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के बारे में जरूर बताऊंगा जो कि ट्रेलर या फिर मार्केटिंग मटेरियल में यूज की गई है। उसके अलावा मैं मूवी का कोई भी पार्ट आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, मूवी में काफी बड़े बड़े सरप्राइजेस है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप एक हार्डकोर मार्वल फैन हो तो आपके लिए ये बड़ा सरप्राइज हो सकता है, अगर आप कैजुअल फैन हो तो शायद आपके लिए एक छोटा सरप्राइज, लेकिन मूवी में सरप्राइजेस है। मेरा पॉइंट यही था, और उन सरप्राइजेस को मैं आपके लिए भी सरप्राइज ही रखूंगा ताकि आप जब मूवी देखें तब खुद उसको एक्सपीरियंस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन इज बैक, और इस बार सिर्फ वो नाम का स्पाइडरमैन नहीं, एक्चुअली वो स्पाइडरमैन बन चुका है। क्योंकि मेरे ओपिनियन में टॉम हॉलैंड की जो ट्रायोलॉजी थी, स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम, ये एक्चुअली स्पाइडर किड की ट्रायोलॉजी थी, स्पाइडरमैन की नहीं। उसमें का कैरेक्टर अभी भी वो बच्चे वाली वाइब दे रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास हमेशा से ही टोनी स्टार्क का सपोर्ट था, जो उसको अपने बच्चे की तरह ही देख रहा था। उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है। अब पीटर पार्कर जो है वो और ज्यादा मैच्योर हो गया है। उसने प्यार देखा है, दोस्ती देखी है, लॉसेस भी देखे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे सेक्रीफाइस का असली मतलब समझ आया है। और मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर की यही मैच्योरिटी इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वैसे आपको बता दूं कि ये मूवी जो है वो स्पाइडरमैन की एक नए ट्रायोलॉजी को किक स्टार्ट करेगी, और मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। इस बार इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने। अगर आपको नहीं पता होगा तो प्रीवियस ट्रायोलॉजी को जो है वो जॉन वैट्स ने डायरेक्ट किया था। इनिशियली जब मैंने डायरेक्टर चेंज की बात सुनी थी तो मुझे भी लगा था कि शायद कुछ मूवी का टोन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज ना हो जाए, अपार्ट फ्रॉम दैट मैच्योरिटी वाला एंगल। लेकिन मुझे फिर याद आया कि डेस्टिन जो है वो कोई नया खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। इन्होंने इससे पहले डायरेक्ट की थी शैंग-ची, तो आपको पता होगा कि वो किस लेवल के डायरेक्टर है, और उनको ये सुपर हीरो वाला गेम पता है। वो पुराने खिलाड़ी है। ऑनेस्टली उनका वो एक्शन और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इस मूवी में काफी काम आया है। तो मूवी के स्टोरी के बारे में थोड़ा सा प्रीमाइस दे देता हूँ, अगेन नो स्पॉइलर। तो मूवी वहीं से शुरू होती है जहां पे नो वे होम खत्म होती है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल है वो काम कर चुका है। सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। अब वो अकेला रहता है, कोई भी उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता, लेकिन लोग स्पाइडरमैन को जानते हैं। पीटर जो है वो अभी भी अपने सिटी को बचाने के लिए रोज निकल पड़ता है। वो पूरी तरह से अकेला है, ना उसके पास उसका प्यार यानी एमजे है, ना उसका दोस्त नेड है, और ना ही उसकी फैमिली आंट में है। तो ये लोनलीनेस का जो इमोशनल इंपैक्ट है उसके बॉडी पे टोल ले रहा है, और ये काफी अच्छे तरीके से भी मूवी में दिखाया है। और ये जो इमोशनल डैमेज उसको हो रहा है उसकी वजह से उसका डीएनए अल्टर हो रहा है, उसके बॉडी में नए नए म्यूटेशंस हो रहे हैं। और अब इसे फिगर आउट करने के लिए अब ना तो उसके पास टोनी स्टार्क की $1 बिलियन टेक्नोलॉजी है, ना कोई सैटेलाइट सपोर्ट है। वो पूरी तरह से अकेला है, बस पीटर पार्कर और उसका इंटेलिजेंस, और साथ में उसकी विल पावर। और पर्सनली मुझे एक ग्राउंडेड अप्रोच पसंद आया, क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा से ही एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो रहा है, और फाइनली एमसीयू ने इस फीलिंग को वापस लाया। और जिस म्यूटेशन की मैंने अभी बात की उसकी वजह से जो पीटर के बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो काफी सरप्राइजिंग है। हम सब जानते हैं कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो वेब शूटिंग के लिए हमेशा मैकेनिकल शूटर्स का यूज करता है, लेकिन ये जो म्यूटेशन उसके बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से उसकी बॉडी अब ऑर्गेनिक वेब्स क्रिएट करने लगी है, बिल्कुल हमारे ओरिजिनल टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था उसकी तरह। और इस मूवी में पीटर याद भी करता है कि पीटर 2 के पास भी ऐसे ऑर्गेनिक वेब शूटर्स थे। ऑनेस्टली ये जो उसका चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी बॉडी जो ऑर्गेनिक वेब शूटर्स बना रही है, इसको मूवी में काफी बिलीवेबल तरीके से दिखाया गया है। और इस प्रोसेस को समझने में उसकी हेल्प करता है हल्क, यानी कि एक्चुअल हल्क नहीं, ब्रूस बैनर, जो कि फिलहाल एक प्रोफेसर है। तो पीटर उसकी मदद लेने जाता है, और ये हमने ट्रेलर में भी देखा था। अब हल्क की बात आ ही गई है तो बता दो कि फिल्म का जो प्रमोशनल मटेरियल और मार्केटिंग मटेरियल था उसमें हल्क को बहुत ज्यादा यूज किया गया था। लेकिन मूवी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में ही रखना। हल्क का स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड है, और ऑफकोर्स वो होना ही था। उसके बाद अगर बात करें पनिशर की, तो पनिशर को भी काफी प्रमोट किया गया था। पनिशर का ना सिर्फ स्क्रीन टाइम हल्क से ज्यादा है, बल्कि उसका स्टोरी में रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी देर पनिशर स्क्रीन पे दिखता है वो स्टोरी पे इंपैक्ट जरूर डालता है। और फिर बात करते हैं स्कॉर्पियन की, तो इससे बड़ा लेट डाउन शायद ही मैंने कहीं देखा होगा। मूवी की मार्केटिंग और ट्रेलर्स देख के तो ऐसा लगा था कि स्कॉर्पियन कहीं मेन विलन तो नहीं है मूवी का, लेकिन जितना आपने ट्रेलर में देखा होगा उतना ही स्कॉर्पियन हमें मूवी में देखने को मिलता है। तो स्कॉर्पियन से अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। लेकिन मूवी की एक चीज जो है उसकी मैं जरूर तारीफ करूंगा, उन्होंने मूवी को दूर रखा है अननेसेसरी कैमियोज और सुपर हीरो क्राउड से। ये किसी भी मोमेंट पे ना तो हल्क की मूवी लगती है, और ना ही पनिशर की मूवी, और ना ही किसी और एवेंजर की। ये स्टार्टिंग से एंड तक स्पाइडरमैन की ही मूवी रहती है, और पूरा फोकस जो है वो सिर्फ पीटर पार्कर पे ही रहता है। और हाँ, मूवी का जो मेन विलन है काफी सरप्राइजिंग है,
MCU में आपने इस कैरेक्टर को पहले कभी नहीं देखा है, हाँ मार्वल की दूसरे मूवीज में जरूर देखा है, तो जब इस कैरेक्टर को आप देखोगे तो आप जरूर शॉक हो जाओगे। और ये शौक मैं आपके लिए सीक्रेट ही रखूंगा, आप जब मूवी देखोगे तभी एक्सपीरियंस करना, क्योंकि मार्वल ने खुद ही ना सिर्फ इस कैरेक्टर को बल्कि जो एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है उसको भी सीक्रेट रखा है। तो ये सरप्राइज मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हमारा स्पॉइलर वाला रिव्यू आएगा उसमें। फिर बात करते हैं मूवी के एक्शन की। इस मामले में हमेशा की तरह मूवी काफी इंप्रेसिव है। स्पाइडरमैन के जो स्विंगिंग सीक्वेंसेस है या फिर हल्क के साथ उसका एक्शन सीन काफी एंटरटेनिंग है। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट, जो आपने ट्रेलर में भी उसकी थोड़ी ग्लिम्पस देखी होगी, जो समुराइज के साथ जो स्पाइडरमैन का एक्शन सीन है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी जब मूवी देखोगे आपके लिए वो स्टैंड आउट सीन रहेगा पूरे मूवी में से। उसमें काफी इंप्रेसिव क्रिएटिव कोरियोग्राफी है, फास्ट पेसिंग और कॉमिक बुक स्टाइल प्रेजेंटेशन है। तो ओवरऑल सब कुछ काफी एंजॉयबल है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी काफी स्ट्राइक करती है। डायरेक्टर ने पूरी सिटी को एक लिविंग कैरेक्टर बना दिया है। रात के स्विंगिंग शॉट्स, रेन सीक्वेंस और स्ट्रीट लेवल एक्शन, ये सब विजुअली इंप्रेसिव लगते हैं। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। पुराने ट्रायलॉजी की जो स्पाइडरमैन थीम है उसी को काफी सटली यूज किया गया है। बात करते हैं मूवी की कास्ट और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। टॉम हॉलैंड वंस अगेन प्रूव्स कि वो एमसीयू का पीटर पार्कर ही है और वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि जब नो वे होम के साथ जो ओरिजिनल ट्रायलॉजी खत्म हुई थी तब ऐसे डिस्कशन थे कि पीटर पार्कर के कैरेक्टर को साइड में हटा के माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन फिर मार्वल स्टूडियोज के प्लान चेंज हो गए और ये डिसीजन मैं कहूंगा कि काफी सही रहा इस मूवी को देखने के बाद। इस बार उसकी परफॉर्मेंस में मैच्योरिटी क्लियरली दिखती है, जो कि एक्चुअल कैरेक्टर भी ग्रो हुआ है। तो कैरेक्टर की जो मैच्योरिटी है उसके परफॉर्मेंस में क्लियरली विजिबल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन्स सब में एक ग्रोन अप स्पाइडरमैन झलकता है। तो परफॉर्मेंस वाइज मेरे ख्याल से टॉम हॉलैंड की बेस्ट सोलो स्पाइडरमैन परफॉर्मेंस है। उसके बाद जेंडाया और जेकब बेलाटन, जो कि एमजे और नेड का कैरेक्टर प्ले करती है, उनका स्क्रीन टाइम इस मूवी में पिछले मूवीज के कंपैरिजनली बहुत कम है। और ये कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि सारी दुनिया के साथ वो दोनों भी तो पीटर को भूल चुके थे, तो उनके ज्यादा कॉन्वर्सेशन है नहीं। और जो भी है वो मूवी के लेटर पार्ट में है। तो जितने भी टाइम वो दोनों स्क्रीन पे हैं अपना इमोशनल इंपैक्ट जरूर छोड़ते हैं, क्योंकि भले ही वो पीटर पार्कर को नहीं जानती लेकिन पीटर पार्कर उनको जानता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्क्रीन पे काफी अच्छे से दिखाया गया है। और ऑनेस्टली नो वे होम के वो फेमस एंडिंग के बाद इन दोनों कैरेक्टर्स जिस तरह से नेचुरली यूज किया गया है लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, तो वो अप्रोच मुझे काफी पसंद आया। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी काफी सॉलिड है, आप किसी को भी वीक परफॉर्मेंस के लिए पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। मूवी में ज्यादा कैरेक्टर्स वैसे है भी नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स है वो किसी ना किसी पर्पज से स्टोरी में एग्जिस्ट करते हैं, कोई फिलर कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा। और इसी वजह से पूरा स्क्रीन प्ले जो है वो कहीं पे भी ब्लोटेड फील नहीं होता। मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे 20 मिनट का है और इसी वजह से पेसिंग भी काफी बैलेंस लगती है। मूवी का जो इमोशनल साइड है और जो एक्शन वाला साइड है, ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से बैलेंस करते हैं और ओवरऑल हमें एक बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग प्रोडक्ट मिलता है। इमोशन, एक्शन, ह्यूमर और मिस्ट्री, इन सबको काफी अच्छे से टाइम दिया गया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो टॉम हॉलैंड की जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज है, यानी कि अब तक जो 4 मूवीज आई है, उनमें अभी भी मैं नो वे होम को ही टॉप पे रखूंगा। ये मूवी उस लेवल को रीच नहीं करती और ऑनेस्टली नो वे होम वाले इमोशनल हाई को क्रॉस करना शायद किसी भी फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवी के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ, अगर हमें टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 देखने को मिले तब शायद हम वो इमोशनल हाई को टच कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड न्यू डे जो है वो खराब या फिर एवरेज मूवी है। मैं अभी भी इस मूवी को टॉम हॉलैंड की जो पहली दोनों मूवीज थी, यानी कि होम कमिंग और फार फ्रॉम होम, उनसे ऊपर रखूंगा। जस्ट ये नो वे होम की लेवल नहीं रीच करता, ये मेरा पॉइंट था। और मूवी के बारे में और एक बात जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये कि मूवी फाइनली स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में वापस लाती है। यानी कि ना एवेंजर्स का ड्रामा, ना मल्टीवर्स का टेंशन, बस एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो, उसकी अपनी सिटी और उसके अपने इमोशनल स्ट्रगल्स। और वैसे भी हम सब जानते ही है कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो है वो स्पाइडरमैन ऑफ कोर्स एक मेजर रोल प्ले करेगा, लेकिन उससे पहले उसका ये सोलो एडवेंचर देखना काफी रिफ्रेशिंग लगा। तो 100 बातों की एक बात, अगर आप स्पाइडरमैन फैन हो तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। अगर आप टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को एक मैच्योर रोल में देखना चाहते हो, एक मैच्योर स्पाइडरमैन के रूप में देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप नो वे होम जैसे या फिर एवेंजर्स लेवल जैसे कैमियोज या फिर मल्टीवर्स सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद आपको ये मूवी डिसअपॉइंट कर सकती है। अदरवाइज मुझे कोई रीजन नहीं लगता इस मूवी से डिसअपॉइंट होने का। और इन द फर्स्ट प्लेस ये मूवी कभी भी नो वे होम या फिर एवेंजर्स से कम्पीट करती ही नहीं है। ये अपनी अलग आइडेंटिटी बनाती है और उसे मेंटेन करके रखती है। और इसी वजह से ब्रांड न्यू डे का ये ग्राउंडेड अप्रोच आपको जरूर पसंद आएगा। तो यही था मेरा ओवरऑल ब्रांड न्यू डे के बारे में वर्डिक्ट। अब रिव्यू देख के आपको पता तो चल ही गए हो कि मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई है। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और स्पाइडरमैन छोड़ के कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है इस मूवी में वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं इसके स्पॉइलर वाली वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।